हे गाइज, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और 12 नवंबर 1996 की शाम चरखी दादरी में रहने वाले लोगों को अचानक से आसमान में तेज रोशनी के साथ एक जोरदार आवाज सुनाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, खुले आसमान से आग के गोले बरसने लगे। और ये कोई आसमान से गिरने वाले बिजली के गोले नहीं थे, बल्कि दिल्ली के आसमान में दो प्लेन आपस में टकरा गए थे। ये टकराव इतना भयानक था कि उसका मेटल भी पिघल गया। उस दिन भारत में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी थी जिसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही थी। पर आखिर कैसे दो प्लेन हवा में ही एक दूसरे से टकरा गए, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 12 नवंबर 1996 दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इसमें कुल 312 लोग सवार थे, जिनमें 231 लोग भारतीय थे जो सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए जा रहे थे। इस प्लेन को 45 वर्षीय कैप्टन खालिद अल सुबैली उड़ाने वाले थे, जिनके पास करीब 9837 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। तो वहीं उनके साथ मौजूद थे फर्स्ट ऑफिसर नजीर खान और इंजीनियर के तौर पर मौजूद थे अहमद एस एड्रिस। शाम के 6:32 में ये प्लेन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। वहीं दूसरी ओर काजाकिस्तान से एक चार्टर्ड प्लेन फ्लाइट 1907 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रही थी, जिसमें कुल 37 लोग सवार थे। और इस चार्टर्ड प्लेन को 44 वर्षीय कैप्टन अलेक्जेंडर रॉबर्टविच उड़ा रहे थे। वहीं उनके साथ मौजूद थे फर्स्ट ऑफिसर एरमिक जांगीरो। आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेहद ही आधुनिक है। फ्लाइट के आने और जाने के लिए अलग अलग एयरवे मौजूद है। वहीं एटीसी के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी रडार मौजूद है, लेकिन साल 1996 में सिर्फ प्राइमरी रडार ही लगा हुआ था। उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा और एयर स्पेस इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था, इसलिए कमर्शियल फ्लाइट को एक ही रास्ते में आना और जाना होता था। एटीसी ने सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 को टेक ऑफ की परमिशन दे दिया। उस शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी में फ्लाइट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए 42 वर्षीय वीके दत्ता ड्यूटी कर रहे थे। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 बस अभी अभी उड़ान भरा था और उसे अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक जाना था। पर एटीसी ने प्लेन को 14,000 फीट के एल्टीट्यूड में बने रहने के लिए कहा, क्योंकि काजाकिस्तान फ्लाइट 1907 उसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में 2000 फीट ऊपर यानी कि 16,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब दो प्लेन एक ही रास्ता में आ जाता है, तब उन दोनों प्लेन्स के एल्टीट्यूड में कम से कम 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस रखना पड़ता है, ताकि दोनों प्लेन्स एक दूसरे से ना टकराए और ऊपर नीचे होकर आसानी से गुजर जाए। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ प्राइमरी रडार ही मौजूद था, जो केवल मॉनिटर पर फ्लाइट को डॉट के रूप में शो करता था। प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या फिर प्लेन की स्पीड कितनी है, इन सब की जानकारी एक सेकेंडरी रडार से मिलती है। लेकिन उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार को इंस्टॉल नहीं किया गया था। इस वजह से प्लेन की स्पीड और ऊंचाई के बारे में प्लेन के पायलट पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। एटीसी वीके दत्ता ने सऊदी अरेबियन फ्लाइट 763 को 14,000 फीट और कजाक एयरलाइंस फ्लाइट 1907 को 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई करने को कहा। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का पायलट इस बात से अनजान था कि उसी रास्ते में ठीक उसके ऊपर से कजाक एयरलाइंस गुजरने वाला था। पर एटीसी ने कजाक एयरलाइंस के पायलट को यह बता दिया था कि नीचे से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस प्लेन गुजरने वाला है और जब वो गुजर जाए तब वापस से हमें इन्फॉर्म कर दे। पर कजाक एयरलाइंस का पायलट हर बार लेट रिस्पॉन्स दे रहा था, क्योंकि 1996 में इंग्लिश जानना पायलट के लिए जरूरी नहीं था और वो एटीसी के बातों को ट्रांसलेट करके बात कर रहा था, जिस वजह से वे क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। और कभी कभी तो वह मीटर में एल्टीट्यूड को मेजर करता तो कभी फीट में। एटीसी ने कजाक एयरलाइंस फ्लाइट 1907 से एल्टीट्यूड को कंफर्म करने के लिए कहा और उसका जवाब देते हुए पायलट ने कहा कि हम 16,000 फीट के एल्टीट्यूड में हैं और 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंचने वाले हैं। उन दिनों दिल्ली एयरपोर्ट में प्राइमरी रडार का इस्तेमाल किया जाता था, जिस वजह से प्लेन का एक्यूरेट एल्टीट्यूड का पता नहीं चल पाता था। इसलिए एटीसी पूरी तरह से पायलट पर ही डिपेंडेंट था और इसलिए वो पायलट से बार बार एल्टीट्यूड के बारे में पूछ रहा था। दोनों प्लेन्स के पायलट के अनुसार प्लेन्स बस कुछ ही देर में 1000 फीट के एल्टीट्यूड की दूरी बनाकर गुजरने वाला था, पर अफसोस सच्चाई कुछ और ही बयां कर रहा था। दोनों प्लेन्स एक ही रास्ते में अपोजिट डायरेक्शन में और सेम एल्टीट्यूड पर भी आ चुका था और बस कुछ ही सेकंड में वो दोनों टकराने वाले थे। उधर एटीसी इस इंतजार में था
कि कब दोनों प्लेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों को अचानक से आसमान में तेज रोशनी के साथ एक जोरदार आवाज सुनाई दिया, मानो आसमान में कोई जोरदार बिजली चमका हो। कुछ ही सेकेंड में आसमान से आग के छोटे छोटे गोले बरसने लगे। ये दोनों फ्लाइट एक दूसरे से टकरा चुके थे। उधर एटीसी बार बार फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब एटीसी की चिंता और भी बढ़ने लगा। ठीक उसी समय अमेरिकन एयरफोर्स का एक विमान वहां से गुजर रहा था। उसी विमान के पायलट ने एटीसी को बताया कि उन्होंने आसमान में दो प्लेन को आपस में टकराते हुए देखा। ये टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों ही प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए। यहाँ तक कि प्लेन का मेटल भी पिघल चुका था। प्लेन और उसमें बैठे पैसेंजर पल भर में ही बिखर गए। प्लेन के टुकड़े और लोगों के कटे हुए अंग, उनका सामान 7 किलोमीटर के दायरे में फैल चुका था। पर आखिर कहां पर गलती हुई कि दोनों प्लेन्स आपस में एक दूसरे से हवा में ही टकराकर बिखर गए? क्या एटीसी ने दोनों प्लेन्स को गलत इंस्ट्रक्शन दिया था या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? इन सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था। इसलिए घटना के अगले ही दिन ब्लैक बॉक्स को खोज लिया गया और उसे डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। दो प्लेन्स आपस में टकरा जाए, ऐसा नॉर्मली 3 कारणों से हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता था कि शायद दोनों ही फ्लाइट में से किसी एक फ्लाइट के पायलट एटीसी द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो नहीं किया होगा। दूसरा, कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट में गलत रीडिंग बताने लगे। और तीसरा कारण ये हो सकता था कि अगर एटीसी ही गलत इंस्ट्रक्शन दे दे, इन दोनों प्लेन्स के गुत्थी को अब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही सॉल्व कर सकता था। पर ब्लैक बॉक्स को डिकोड होने में अभी काफी वक्त लगने वाला था और तब तक इन्वेस्टिगेशन की एक टीम को दोनों प्लेन्स के पायलट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और दिल्ली एयरपोर्ट को छानबीन करने के लिए भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने आधा केस तो वहीं पर सॉल्व कर दिया। आमतौर पर प्लेन के आने और जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते होते हैं, पर दिल्ली एयरपोर्ट में ऐसा नहीं था। यहाँ पर प्लेन्स एक ही रास्ते में आते और जाते थे और बाकी बचे एयर स्पेस को इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व कर लिया गया था। अगर प्लेन्स के आने और जाने के लिए अलग अलग एयर स्पेस होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। दिल्ली एयरपोर्ट की समस्या इतना ही नहीं था, यहाँ पर सेकेंडरी सर्विलेंस रडार भी नहीं था जो कि प्लेन्स के एक्यूरेट एल्टीट्यूड का पता लगाता है। अगर ये तकनीक एयरपोर्ट में मौजूद होता तो एटीसी को पता चल जाता कि वो सेम एल्टीट्यूड पर है और समय रहते उन्हें टकराने से रोका जा सकता था। ये घटना जितना भयानक था उतने ही अनसुलझे इसके राज भी थे। कुछ दिन बाद ब्लैक बॉक्स के डाटा को भी डिकोड कर लिया गया, जिसने इस घटना के सारे अनसुलझे रहस्य को सुलझा दिया। दरअसल इस घटना में एटीसी वीके दत्ता की कोई भी गलती नहीं था। एटीसी ने दोनों ही फ्लाइट्स को सही इंस्ट्रक्शन दिया था। एटीसी ने टेक ऑफ कर रहे सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 को 14,000 फीट के एल्टीट्यूड में बने रहने के लिए कहा, जब तक कि उन्हें आगे कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। इसके बाद एटीसी ताजिकिस्तान के पायलट के साथ बिजी हो गया, क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम था और वो हर बातों को ट्रांसलेट करके बात कर रहा था। इसलिए वो एटीसी से जल्दी जल्दी बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन कजाक फ्लाइट के क्रू में एक और बड़ी प्रॉब्लम ये था कि वो डिस्टेंस को कभी मीटर में तो कभी फीट में मेजर करते थे, इसलिए वो फीट और मीटर में कंफ्यूज हो गए। इसलिए एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का सही से फॉलो नहीं कर पाया और वो अपने प्लेन को 15,000 फीट के बजाय 14,000 फीट के एल्टीट्यूड में ले आए और सामने से आ रही सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 से टकरा गए। इस घटना में दोनों प्लेन्स में सवार सभी पैसेंजर सहित क्रू मेंबर मारे गए। ये इतना दर्दनाक घटना था कि उसमें मारे गए लोगों के बॉडी भी उनके घर वालों को नसीब नहीं हुआ। इस घटना के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव किए गए ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना हो सके। पहला बदलाव ये किया गया कि प्लेन के आने और जाने के लिए सेपरेट कॉरिडोर बनाया गया। दूसरा, सेकेंडरी सर्विलेंस रडार इंस्टॉल किया गया, जिससे आसमान में उड़ने वाले प्लेन के एक्यूरेट पोजीशन का पता चल सके। और तीसरा, अब हर प्लेन में TCAS इंस्टॉल किया गया, यानी कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जो ये बताता है कि जब कोई प्लेन किसी दूसरे प्लेन के सामने आ रहा हो तब ये TCAS में एक अलार्म बज जाता है और दोनों पायलट्स आपस में बात करके अपने अपने एल्टीट्यूड को कम या अधिक करके आराम से एक
ही रास्ते में क्रॉस कर सकते हैं और कम्युनिकेशन मिस्टेक ना हो, इसलिए पायलट के लिए इंग्लिश जानना कंपलसरी कर दिया गया। पर हर बार दिल में एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों हर बार बदलाव तभी होता है जब लोगों की जान चली जाती है। इन सारे बदलावों के बाद सौभाग्य से आज तक दो विमानों के बीच मिड एयर कोलिजन नहीं देखा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।